आपका मैथ्स एंड फिजिक्स एकेडमी चैनल पर स्वागत है। हमने कल जो वीडियो बनाया था उसके बारे में एक इन्फॉर्मेशन देनी है कि कल के वीडियो में लास्ट क्वेश्चन में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गया था। मैंने उस 120/4 की जगह पर एक्चुअली वहाँ 5 होना चाहिए था, लेकिन मैंने 4 लिख दिया था। उसका मैंने बगल में वीडियो में करके आपको दिखा दिया, उसको देख लीजिएगा। इस तरह की गलतियाँ फ्लो में पढ़ाने में हो जाती हैं, ठीक है। आज हम लोग जो चैप्टर पढ़ रहे हैं उसके आगे थर्ड चैप्टर हम जब बढ़ेंगे उस चैप्टर में जो थर्ड लेक्चर है हमारा वो भी एपी पर ही है, और जो हमने कल पढ़ लिया था वो हमने पढ़ा था nth टर्म। तो स्टार्टिंग में हमने सीक्वेंस पढ़ा, फिर सीरीज़ पढ़ा, और फिर इन दोनों का स्पेसिफिक पैटर्न पर हमने एपी पढ़ लिया। और मैंने आपको बताया था कि डिफरेंस क्या होता है। अगर हमारे पास कई सीक्वेंस है तो सबके nth टर्म के फॉर्मूले अलग अलग होते हैं, यानी कि आप जिस तरह का पैटर्न लगाएंगे हर सीक्वेंस का और सीरीज़ का अपना एक nth टर्म अलग अलग होता है। लेकिन हम एपी जब पढ़ते हैं तो उसका एक nth टर्म का फॉर्मूला होता है जो हमने कल पढ़ा था, और वो क्या पढ़ा था, an = a + n - 1 × d, या और जो n की वैल्यू होगी वो नेचुरल नंबर आएगी। नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 कंप्लीट नंबर होने चाहिए, ठीक है। और आज हम उन पर चर्चा करेंगे। कुछ क्वेश्चन हमारे पास ऐसे हैं जो स्टैंडर्ड होंगे थोड़े से, और उन क्वेश्चन की बात करेंगे। अभी मैं आपको 2 क्वेश्चन दूंगा, आपको उन क्वेश्चन को करना है और फिर मुझे बताना है कि उसका आंसर आपके पास क्या आता है। आप क्वेश्चन को नोट करिएगा, उसके बाद आप वीडियो पॉज करके उस क्वेश्चन को लगाइएगा और फिर मुझे बताइएगा कि कितने कमेंट सेक्शन में कि कितने आंसर आए, आंसर कितना आपका आया हुआ है। उसके बाद मैं बताना चाहता हूँ कि क्वेश्चन को हमें डिकोड करना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट्स होती हैं। कभी कभी क्या होता है, हमें रिक्वायरमेंट्स नहीं होती है और हम क्वेश्चन करने चल देते हैं। तो सबसे पहले हमको समझना पड़ेगा क्वेश्चन कैसे किया जाएगा, कैसे करना है। तुरंत नहीं करना है, चीज़ों को समझना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट पता हो। तो मैं क्वेश्चन लिखूंगा, आपको क्वेश्चन को नोट करना है, और नोट करने के बाद आपको उसको करना है, फिर देखना है कि क्या इसमें गलती हुई है, ठीक है। तो मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ। ठीक है, तो ये आपके पास क्वेश्चन लिखा हुआ है। इफ़ द 7th टर्म इज इक्वल टू 24 एंड नंबर ऑफ टर्म्स इन एपी इज 15, फाइंड 10th टर्म। आपको ये क्वेश्चन दिया गया है और आपसे बोला कि क्वेश्चन को करिए। तो आप वीडियो को पॉज कर लीजिए, उसके बाद आप इस क्वेश्चन को करिए और फिर आपको करके बताना है कितना आएगा। देखिए, ये आपका पहला क्वेश्चन है और ये आपका दूसरा क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन में क्या है, एपी का 7th टर्म जो है वो 24 है और उसमें 15 टर्म आपको निकालना है 10th टर्म। दूसरा क्वेश्चन है 2 4 6 8, फाइंड नंबर ऑफ टर्म्स इन अबव एपी, ठीक है। अब आप इन क्वेश्चंस को अपने कॉपी पर करिए और फिर अब देखिएगा इसमें आपको क्या समझ में आ रहा है, ठीक है। तो जैसा कि मैंने आपसे बोला था कि आपको इन दोनों क्वेश्चंस को करना है, उसके बाद आप देखना है कि आपको आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो शायद कुछ बच्चों का होगा सकता आंसर आ भी गया हो, कुछ बच्चों का आंसर ही नहीं निकल रहा होगा। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये जो पहला वाला क्वेश्चन है इसका आप आंसर नहीं निकाल पाएंगे, ठीक है, और दूसरे वाले का भी आंसर नहीं निकाल पाएंगे। देखने में तो लगता है कि आप जैसे आपने क्वेश्चन देखा होगा तुरंत करना भी शुरू कर दिया होगा, लेकिन मेरा कहना है आप क्वेश्चन को देखिए और देखिए उन क्वेश्चन को देखने के बाद वो क्वेश्चन में जो आपको गिवन क्वांटिटी है वो पूरी दे रखी है कि नहीं दे रखी हैं। तो आपको आज यही समझना है कि क्वेश्चन को डिकोड कैसे किया जाता है, क्वेश्चन में क्या क्या चीज़ों की कमी है। जैसे पहला हमें क्वेश्चन बोला हुआ है 7th टर्म इज इक्वल टू 24। अगर हम ले लेते हैं एक क्वेश्चन, पहले वाले क्वेश्चन का मैं सोल्यूशन यहाँ करके बता रहा हूँ। तो 7th टर्म और एपी का ये तो हमने उसका फर्स्ट टर्म ले लिया, तो ये आपका हो गया 7th टर्म कितना हो गया 24, और फिर आपको दिया है नंबर ऑफ टर्म्स इन एपी इज इक्वल टू कितना 15। अब देखिए समस्या क्या है। अब ये चीज़ आपको शायद ना पता हो, लेकिन मैं आपको समझा देता हूँ कि कब हमें पता चल जाएगा हम क्वेश्चन का आंसर नहीं निकाल सकते। तो आप समझिए कि ये जो आप देख पा रहे हैं कि ये जो क्वेश्चन लिखा हुआ है इसका आंसर नहीं निकल पाएगा। उसका रीज़न ये है कि इस वाली स्टेटमेंट से जो हमको मिला वो इक्वेशन मिली है ए और डी की।
और यहाँ पे वेरिएबल 1 ए है और दूसरा वेरिएबल नंबर 2 वो डी है। और हमारे पास अगर किसी क्वेश्चन में 2 वेरिएबल्स होते हैं तो याद रखिए, अगर आपको उसकी वैल्यू फाइंड करनी है एग्जैक्ट, तो आपको मिनिमम 2 इक्वेशन की रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। तो यहाँ पर वो भी ए और डी से बनती हुई इक्वेशन ही होनी चाहिए। तो यहाँ पर आपने देखा इस क्वेश्चन से सिर्फ हमको ए और डी में फॉर्म में एक इक्वेशन मिली, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ए और डी यानी इस क्वेश्चन में जो हमको वैल्यू निकालनी है वो 2 यानी कि 2, हमारे पास 2 वेरिएबल्स हैं। अब अगर हमको ये कॉन्सेप्ट पहले से पता हो कि 2 वेरिएबल्स हैं और अगर दोनों वेरिएबल्स की वैल्यू हम एग्जैक्ट निकालना चाहते हैं, जो है जो कंफर्म वैल्यू होती है, किसी के फॉर्म में नहीं, जैसे ए की वैल्यू हम डी के फॉर्म में निकालना चाहे तो ए इज इक्वल टू 24 माइनस 7d निकाल सकते हैं, लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आएगी। तो याद रखिए, अगर ये कॉन्सेप्ट अगर आपको पता होता तो आप ये कहते हैं सर ये इसका आंसर नहीं आएगा, उसका रीज़न आपको बताना पड़ेगा। वैसे तो बहुत लोगों को वैसे भी नहीं आता कि उनको पता ही नहीं होता है, तो आपको रीज़न बताना पड़ेगा। इसमें दिक्कत ये है कि इसमें जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरी नहीं हो रही। पहला तो ए और डी 2 वेरिएबल हैं, इसमें ए और डी से बनता हुआ एक और ए और डी या ए किसी की भी वैल्यू अगर हमको 2 इक्वेशन मालूम हो जाएं तो हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो बस आपको यही कॉन्सेप्ट मुझे बताना था कि जिस भी क्वेश्चन में जितने वेरिएबल होते हैं मिनिमम उतनी इक्वेशन होनी चाहिए उससे रिलेट करती हुई, अगर नहीं है तो उसमें आप उसका आंसर नहीं निकाल सकते। इसलिए इस क्वेश्चन का आपको आंसर नहीं मिलेगा, क्योंकि इसके लिए आपको एक और टर्म की ज़रूरत होगी। इसलिए क्वेश्चंस में आपने देखा होगा 2 टर्म जरूर दिए होते हैं या कुछ ए और डी में कुछ नंबर दिया होता है। अब इसी तरह की मैं बात आगे फिर करता हूँ, जैसे कि मैंने बोला कि 2 4 6 8 करिए और ये डैश डैश लगा हुआ है, पॉइंट लगे हुए हैं, इसका मतलब ये इनफाइनाइट सीक्वेंस हो गया। उस सीक्वेंस में जो रूल लगा है उस रूल के अकॉर्डिंग ये एपी हो गई। मैंने बोला नंबर ऑफ टर्म्स इन ए अबव एपी, तो बहुत तो लोग निकालना भी शुरू कर दिए होंगे, लेकिन क्या है कि इसका आपका नहीं निकाल सकता। रीज़न ये है कि यहाँ पर अगर मैं सिर्फ इतना रोक देता, सिर्फ इतना, तो आप कहते हैं 1 2 3 4 सर 4 टर्म्स हैं, लेकिन यहाँ पे आपके पास आगे भी कंटिन्यूटी में ये सीक्वेंस और सीरीज़ जो भी सीक्वेंस कहेंगे इसको, क्योंकि कॉमा लगा हुआ है, ये सीक्वेंस है और उसमें रूल जो लगा है देखिए डिफरेंस 2 2 2, इसलिए इसे एपी कहेंगे। तो ये एपी आगे भी जाएगी और हमको नहीं पता ये कहाँ तक जाएगी, ये इनफाइनाइट से एपी है, इसलिए हम इसमें ये वाला भी नहीं निकाल सकते। याद रखिएगा किसी भी चीज़ को, अब बहुत से लोग ने क्या किया होगा, तुरंत ये फॉर्मूला ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी या एल इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का फॉर्मूला उन्होंने तुरंत लगा दिया। मैंने बताया था ये दोनों फॉर्मूले हैं, बस इसकी जगह इसको रिप्लेस किया गया है। वो तब होता है जब हमको उसका लास्ट टर्म मालूम होता है। तो आज मैं क्वेश्चन लिखूंगा, तो ये 2 चीज़ें मैं आपको दिखा के ये समझाना चाह रहा था कि क्वेश्चन को देख करके आपको समझना होगा कि उस क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है, यानी इसको कहते हैं क्वेश्चन को डिकोड करना। तो अभी मैं क्वेश्चन लिखूंगा जो हमने कल पढ़े हैं, उस हिसाब से हम आगे समझेंगे क्वेश्चन को कैसे करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 मैं लिखने जा रहा हूँ और फटाफट मैं इसको खत्म करता हूँ आज। देखिए अब आपके पास एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है, इज -150 अ टर्म ऑफ एपी। एपी बता दिया है कि एपी है 11 8 5 2 डैश डैश डैश, मतलब ये कोई एपी है। आपको ये बताना है कि उस एपी में ये -150 उसका एक टर्म होगा या नहीं होगा। अब जाहिर सी बात है, अगर ये एक टर्म है तो ये किसी न किसी पोजीशन को लेगा। अब ये जिस पोजीशन पर है उस पोजीशन की वैल्यू को फाइंड कर लें, उस पोजीशन की वैल्यू निकल आए। अगर वो वैल्यू नेचुरल नंबर आती है तो हम कह देंगे कि ये 150 क्या है, इसका एक पार्ट होगा। तो याद रखिए जब भी हमको किसी टर्म की पोजीशन निकालनी होती है तो हम ब्रैकेट में जो n होता है वो निकालते हैं। इसमें फॉर्मूले मैंने आपको पढ़ाए थे, तो ये होगा an इज इक्वल टू ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला था। और ये फॉर्मूला किसके लिए, सिर्फ एपी के लिए इन्वॉल्व है, केवल एपी में ही इसको हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, सिर्फ एपी के लिए है ये वाली वैल्यूज़। अब देखिए सबसे पहले फॉर्मूले का आपको समझा करिए, 1 2 3 4, इसमें 4 अननोन क्वांटिटी है, कम से कम 3 पता होनी चाहिए। तो देखिए an क्या है, ये माइनस का 50, तो हम पहले इसको यहाँ से निकालते हैं d। अब हमको देखिए AP दे रखा है तो कंफर्म है कि इसका माइनस और इसका सेम आएगा, तो इसको करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ a इज इक्वल टू 11 और d इज इक्वल टू आप कितना लिखेंगे 8 माइनस 11 इज इक्वल टू -3। अब आपने लिखा चूँकि an किस नंबर पे है हमको नहीं पता, अब जब हमको नहीं पता वही तो हम निकालना चाह रहे हैं, क्योंकि हमसे पूछ रहा है कि ये इस AP में का टर्म होगा कि नहीं होगा। अगर टर्म होगा तो वो किसी ना किसी पोजीशन को होल्ड करेगा। अब बस उसी पोजीशन को हम निकाल लेंगे। अब वो अगर आंसर यानी n की वैल्यू अगर नेचुरल नंबर में आ जाती है तो हम कहेंगे ये इस AP में किसी पोजीशन को होल्ड करेगा, मतलब इस AP का टर्म है। तो देखिए हमने फॉर्मूला लगाया an इज इक्वल टू ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। जब भी आपको टर्म फाइंड करना हो या पोजीशन फाइंड करनी मतलब इसकी वैल्यू निकालनी है, तो an कितना है
150, ए कितना है 11 प्लस n-1 इंटू डी कितना है -3। एक बात याद रखिएगा, इन ब्रैकेट्स का यूज़ आपको बहुत ज़रूरी से करना है ताकि आपकी गलतियाँ कम हो। देखिए इस तरह से, फिर आप इसको इधर कर देंगे तो माइनस का 150 माइनस का 11 इज इक्वल टू n-1 इंटू -3। आप इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा 161 इज इक्वल टू n-1 इंटू -3। अब मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, दोनों माइनस में है। 161 माइनस 3 इज इक्वल टू n-1। इसको डिवाइड अगर हम करते हैं तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा n-1 इज इक्वल टू 3 5 ज़ा 15 1 कैरी, तो ये कैंसिल ही नहीं होगा हमारे हिसाब से। ये इसको आप करके देख सकते हैं यहाँ पर 161 3 5 ज़ा 15 कैरी आपको लगा 1 1, तो ये आपका बच रहा है। तो n-1 की जो वैल्यू है वो आपकी डेसिमल में आएगी और 2 3 ठीक है 5.3 के आसपास आ रही है। तो n की वैल्यू अगर आप देखें 5.3 प्लस 1 यानी कि 6.3। एक बार हम चेक कर लें कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं हो गई है। तो 1185 तो हमने 11 लिखा a और 8 माइनस किया 11 का तो आएगा -3, ये a50 हो गया। -50 इज इक्वल टू a की जगह n-1, d की वैल्यू कितना -3। इसको जब इधर करेंगे तो माइनस और माइनस सेम साइन है तो एडिशन होगा 150 और 11 161, -3 से हम डिवाइड करेंगे, दोनों माइनस है प्लस, डिवाइड करने पर 5.3 आ रहा है। हमने देखा n की जो वैल्यू है वो कैसी है, डेसिमल में आ रही है, नेचुरल नहीं है, इसलिए हम क्या लिखेंगे आंसर में आपको लिखना है कि -150 इज़ नॉट अ टर्म ऑफ गिवन AP। आपको इस तरह से आंसर लिखना होगा। क्या रीज़न क्या है, क्योंकि n की वैल्यू नेचुरल नंबर नहीं है, ठीक है, क्योंकि 6.3 ऐसा कोई पोजीशन नहीं होता है। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, फिर आपको समझाएंगे कैसे करना है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर क्या है 2। आप इस क्वेश्चन देखिए, मैंने आपको पहले ही बताया था मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस कराऊंगा, ठीक है। आप इन क्वेश्चन को अगर पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, तो आपको किसी भी बुक किसी भी क्वेश्चन को करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, फाइंड द 6th टर्म एंड गिवन टर्म ऑफ AP। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, AP का ही है, ठीक है। तो अब इसमें A और B हमको नहीं पता, तो हम क्या करते हैं, सब इसका सोल्यूशन करने का जो तरीका है उसको आप सीखिए। प्रॉब्लम क्या होती है, लोग कर देते हैं, लेकिन उसका कुछ तरीका भी होता है। देखिए आपको भी लिखना क्या है, लेट द फर्स्ट टर्म ऑफ AP एंड कॉमन डिफरेंस इज A एंड B रिस्पेक्टिवली। हमने ले लिया, ठीक है, A और D। हमने मान लिया कि हमारे पास एक ऐसी AP है जिसका फर्स्ट टर्म A है और जो उसका डिफरेंस है वो D है। अब हम इसको कैसे लिखेंगे, 6th टर्म कितना है, रिस्पेक्टिवली का मतलब सीरियल से 6 टर्म 19, तो यहाँ लिखेंगे 6th टर्म कितना है 19, और 6 टर्म हम लिखते कैसे, A प्लस 6 माइनस 1 इंटू D। अब देखिए मैं लिखता जाता 5D लिख देता, लेकिन आपको शुरुआत से समझना है, इसलिए A प्लस 5D इज इक्वल टू 9। तो ये क्वेश्चन बन गई फर्स्ट। फिर आपने क्या बोला, 17th टर्म कितना है ये आपका 41। फिर आप चाहें तो उसको A प्लस वापस फॉर्मूले में रख करके निकाल सकते हैं, कितना है 41, तो ये हो जाएगा A प्लस 16D इज इक्वल टू 41। देखिए मैंने वापस आपसे क्या बोला, हमने देखा कि इस वाले क्वेश्चन में हमें जो था तो उसमें आपको एक इक्वेशन A और D के फॉर्म में थी। मैंने बोला 2 वेरिएबल होने का मतलब है कि 2 इक्वेशन होनी चाहिए। अब आपको इस क्वेश्चन में देखिए एक और इक्वेशन दे दी A और D फॉर्म में, इसका मतलब ये सॉल्व हो जाएगा। और ये कैसे सॉल्व होगा, जैसे आपने पढ़ा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल पढ़ा था। तो बहुत से बच्चे पूछते सर लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल का इस्तेमाल किया, तो आप देख लीजिए जब हमारे पास 2 वेरिएबल्स होते हैं किसी क्वेश्चन में और उनका हमको निकालना पड़ता है वैल्यू, तो हम उसका इस्तेमाल करते हैं। सिंपली आप सब्स्टिट्यूशन लगाइए, एलिमिनेशन लगाइए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगाइए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस आंसर निकालना है आपको। तो मैं क्या करूँगा, इसको सॉल्व करूँगा, तो मैं लिखूँगा फर्स्ट, ठीक है, सेकेंड माइनस फर्स्ट। तो सेकेंड वाली पहले लिख लेता हूँ, तो ये A प्लस 16D इज इक्वल टू 41, और फर्स्ट वाली में लिख लेता हूँ A प्लस 5D इज इक्वल टू 19। जो माइनस लगा है वो फर्स्ट वाली से पहले लगा, इसका मतलब उसके साइन चेंज होंगे। तो A प्लस में था माइनस की तरह ट्रीट होगा, प्लस में था माइनस की तरह ट्रीट होगा, और जो आपका 19 है वो भी माइनस की तरह ट्रीट होगा। ये प्लस में है और ये माइनस में है, अपोजिट साइन, तो ये हो जाएगा 0, ठीक है। और ये 16 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा, 11D बच जाएगा।
प्लस का। इसको अगर हम माइनस करते हैं तो 14 में से 19 जब आप माइनस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 2। तो डी से की वैल्यू कितनी आ गई, 2। ठीक है, तो देखिए ये प्लस ये माइनस सब्ट्रैक्शन होगा, 41 में आपने डिवाइड किया 2, ए की वैल्यू डी की वैल्यू 2 आ गई। अब इस डी की वैल्यू को यहाँ रख देंगे, तो जब यहाँ पर रखेंगे तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ डी इन अबव, तो अब रखेंगे तो a प्लस 16 इंटू 2 इज इक्वल टू 41। तो a इज इक्वल टू कितना आ गया, 41 माइनस 32, तो a इज इक्वल टू कितना आ गया, 9। ठीक है, a की वैल्यू कितनी आ गई 9 और d की वैल्यू कितनी आ गई 2। अब बस a और d का वैल्यू आते ही आप समझ जाएंगे कि ये आपका सीरीज़ तैयार हो गया। लेकिन आपको पूछ रहा 14th टर्म निकालना है, तो 14th टर्म निकालने के लिए कोई बहुत बड़ी बात करनी नहीं है। तो आप लिखेंगे कैसे, 14th टर्म हमने पढ़ा हुआ है a प्लस 40 माइनस 1 इज इक्वल डी, और a की वैल्यू कितना है 9, 40 हो गया कितना 39 इंटू कितना 2, और जब मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 78, और जब इसमें ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 87, यानी कि जो आपका A40 था वो आपका 87 आ गया। देखिए कितना इसलिए हो गया। तो मैं आपको बस वही समझाना चाह रहा था कि किसी भी क्वेश्चन में 2 वेरिएबल्स हैं तो 2 इक्वेशन मिनिमम होनी चाहिए। देखिए यहाँ पे इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, 3 वेरिएबल्स हैं तो मिनिमम 3 इक्वेशन की रिक्वायरमेंट जरूरी है। ठीक है, तो ये आप क्वेश्चन नोट कर लीजिए, फिर मैं क्वेश्चन नंबर 3 लिख दे रहा हूँ, फिर आप समझेंगे हम लोग। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, विच टर्म, विच की स्पेलिंग गलत है, तो विच टर्म ऑफ AP 3, 10, 17 फिर डैश डैश का मतलब ये हमारी इनफाइनाइट नंबर की AP है, क्योंकि हमको उसका लास्ट टर्म पता नहीं है। अब हम रख दें, बना दें कि 10th टर्म तक ही है, 12th टर्म तक ही, तो बात अलग है। ठीक है, विल बी 84 मोर देन इट्स 3rd टर्म, मतलब पूछ रहा है ऐसा कौन सा टर्म है जो अपने 13 टर्म से 84 ज़्यादा होगा। देखिए क्वेश्चन को डिकोड करना आपको सीखना है। तो सबसे पहले आपको AP लिखनी है, तो A इसका कितना है 3, D कितना है इसका 10 माइनस 3 7। फिर आपको सोचना है, अब आप कह रहे हैं कि कोई, अब मुझे तो नहीं पता कौन सा टर्म है, तो कोई एक टर्म होगा। तो हम मान लेते हैं वो कोई टर्म है AN, और वो जो AN है वो इससे इतना, मोर का मतलब क्या होता है, जब भी मोर आता है ना तो मोर का मतलब होता है मोर, पिकॉक, तो पिकॉक नहीं होता, मोर का मतलब होता है प्लस, एडिशन, और चाहिए। मतलब हमने लेट किया, लेट द टर्म इज AN, देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। देखिए जब किसी चीज़ को आप अच्छे से करते हैं तो एग्जामिनर पर आपका इंप्रेशन पड़ता है, आपकी कॉपी का इंप्रेशन पड़ता है, क्योंकि आप को आता कितना हो, लेकिन अगर आपकी कॉपी ही वहाँ बोलती है, आप नहीं बोलते हैं, इसलिए कॉपी को जितना सुंदर, क्वेश्चन को जितना अच्छा लिख पाएँ समझाने के लिए उतना बेटर है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहता है कि वो जो टर्म है, यानी हमने वो टर्म लिया है AN है, मतलब विल बी यानी इक्वल टू 84 मोर देन मतलब प्लस कितना 13th टर्म का, तो A 13th हो जाएगा। अब इसका वैल्यू कितना होगा, A प्लस N माइनस 1 इंटू डी नॉर्मल, इसका कितना 84, इसका भी कितना A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। अब देखिए नॉर्मली क्या है कि जो हमारे पास सीक्वेंस है वैल्यू रख लीजिए, चाहिए आप 84 प्लस N माइनस 1 इंटू डी कितना 7, ब्रैकेट लगा लीजिए। 84 प्लस A कितना है, A है आपका 3, A है 3 हमारे पास, A कितना है 3, A कितना 3 प्लस, अब ये कौन सा टर्म था 13 माइनस 1, और D कितना है 7। अब करने के लिए तो बहुत से लोग क्या करेंगे, 18 प्लस 3 को ऐड कर देंगे, लेकिन आपको स्मार्ट वर्क करना है। याद रखिए इधर भी 3 है और इधर भी 3 है, तो ये प्लस का है और ये माइनस का है, तो इससे ये हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा। तो +3 - 3 0, तो मैं सिर्फ क्या लिखूँगा n माइनस 1 इंटू 7 इज इक्वल टू 84 प्लस इस 7 का इसमें मल्टीप्लाई 91, सॉरी ऐसा ना करें, ये 12 हो जाएगा, 12 इंटू 7। फिर इसको हम सॉल्व करते हैं अगर, तो कितना आएगा n माइनस 1 हमने लिखा 7, यहाँ पे आएगा 84 प्लस 84, ठीक है। फिर देखिए बहुत से लोग क्या करेंगे, इसको ऐड करके लिखेंगे 168, लेकिन हम 168 नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे 2 इंटू 84 और n माइनस 1 हो जाएगा
2 इंटू, देखिए थोड़ा सा जगह कम पड़ रही है तो मैं इसको यहाँ पर कर दे रहा हूँ, ठीक है। देखिए यहाँ पे करते हैं। तो ये आपका मैंने लिखा 7n-1 इज इक्वल टू, मैंने आपसे क्या बोला, बहुत से लोग इसको ऐड करेंगे और लिखेंगे 168, लेकिन आपको 168 नहीं लिखना है। स्मार्ट स्टडी, जितना वैल्यू आपका छोटा रहेगा उतना आपको इजीली सॉल्व करने में आएगा। देखिए आपने लिखा 84 डिवाइडेड बाय 7 और आपको मालूम चल गया कि 7 जो है वो 12 के टेबल में 7 से मल्टीप्लाई करने 84 आता है, तो फिर आ गया कितना। तो बस मैं यही आपको बताना चाह रहा हूँ कि आपको स्मार्ट स्टडी करनी है और n की वैल्यू कितनी आ गई 25। कैसे आया 24 + 1, तो n इक्वल टू क्या 25। यानी कि इस AP का जो 25th पोजीशन पर जो नंबर है वो आपका अपने 13th नंबर के से 84 ज़्यादा है। तो ये जो आप देख पा रहे हैं, हम चाहते हैं कि अपने नंबर को जितना हम स्मॉल कर पाएँ। अब आप 168 लेकर करते तब भी आपको आंसर यही मिलता, लेकिन जैसे जैसे नंबर बड़े होते जाते हैं तो हमको प्रॉब्लम होती है, फिर उसमें गंदगी भी बहुत हो जाती है काटने पीटने में। हम कोशिश करते हैं नंबर छोटे रहेंगे तो हमको उसको काटने में, डिवाइड करने में, मल्टीप्लाई करने में, ऐड करने में आसानी रहती है। तो इसलिए हमने क्या लिखा 2 इंटू 84, हमको पता है 12 के टेबल में 7 टाइम्स में 84 आता है, हमने कैंसिल किया, आंसर लिखा 24 फिर 25, ठीक है। तो अब इसको देख पा रहे हैं हम। देखिए हम आपको यहाँ पे करने का तरीका भी सिखाएंगे, सिर्फ पढ़ना ही हर चीज़ नहीं होती, आपको कैसे रिप्रेजेंट करना है क्वेश्चन को, स्मार्ट वर्क कैसे करना है कि तुरंत हमारे क्वेश्चन हो जाए, टाइम बहुत कम लगे। तो इस हिसाब से हम 4th क्वेश्चन लिखेंगे, ठीक है। देखिए हमने क्वेश्चन नंबर 4 पे आ गए हम लोग, क्वेश्चन नंबर 4 लिखने जा रहे हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ़ द 10 टाइम्स of the 10th term of AP है ना, is equal to 15 times of the 15th term, ये हमें कंडीशन दे रखी हुई है, ध्यान रखिएगा। शो दैट, अब इसको आपको शो करके बोलना है कि 25th टर्म जो होगा वो AP 0 होगा। देखिए जब भी आपको A की वैल्यू ना दे रखी हो और D की वैल्यू ना दे रखी तो आपको कैसे करना है आपको याद रखिएगा। मैं यहाँ से इसको सॉल्व करके आपको बता रहा हूँ। आपको करना क्या है, लेट द फर्स्ट टर्म ऑफ AP कितना A एंड कॉमन डिफरेंस कितना हो गया D, ये लिखना पड़ता है। अब नहीं लिखोगे तो कहोगे सर क्या होता है, तो होता कुछ नहीं हो, तो बोर्ड एग्जाम में मालूम चलता है क्या होता है। फिलहाल आपको अच्छे से लिखना है, मेरी राइटिंग यहाँ थोड़ी गड़बड़ है लेकिन आपको अच्छे से लिखना है, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम बात करें, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि जो AP है हमारे पास उस AP का 10th टर्म आप लिखिए। तो 10th टर्म तो हम लिख लेंगे, ऐसे लिखा जाएगा A + 9D, और 10th टर्म का कितना टाइम्स 10 टाइम्स, और 10 मतलब क्या मल्टीप्लाई, ये हो गया 10। अब क्या लिखा है इज इक्वल टू, तो हमें क्या दिक्कत है, इज इक्वल टू कर दिया हमने। फिर 15th टर्म आपको भी पता है A + 14th D, कितने 15 टाइम्स, ठीक है। अब देखिए क्या होता है कि बहुत से लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या लिखेंगे 10A 90D = 15A और फिर इसका मल्टीप्लाई करके देखें, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। आपको पता है कि ये आपका सब कुछ मल्टीप्लाई में है, तो आप इसको क्या कर सकते हैं, कैंसिल करेंगे। 2 5 2 जा और 5 3 जा, फिर आप देखेंगे 2, यहाँ से अब मल्टीप्लाई करिए। नंबर हमको छोटा रखना है, याद रखिएगा। नंबर 2, अब हमको 2 ज़्यादा इसी पड़ेगा, तो 2A प्लस 2 × 9 मतलब 18D इक्वल टू, अब देखो 3A और कितना 42D। अब देखिए अब आपको 10 से मल्टीप्लाई करना और 15 से मल्टीप्लाई करना अगर ज़्यादा अच्छा लगता है तो बात अलग है। हमारे हिसाब से अगर नंबर जितने स्मॉल हो, इसलिए हम लोग मैथ में देखते हैं सिंप्लीफाई। क्यों सिंप्लीफाई, जितना लीस्ट हो पाए हम उतना लिस्ट करते हैं ताकि हमें कभी भी ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े, ठीक है, कैलकुलेशन टाइम पर। बाकी जीवन में सफल होने के लिए आपको तो मेहनत अच्छी खासी करनी पड़ेगी, लेकिन कैलकुलेशन में हम चाहते हैं हमारा टाइम बचे, चीज़ें ज़्यादा इसलिए समझ में आ जाए, आपको ज़्यादा दिमाग ना लगाना पड़े, ठीक है। अब कहीं पे लिखा है, अब आपको देखिए 15 × 4 14 कहा जाता है, तो आप देखिए मल्टीप्लाई करते हैं फिर टाइम वेस्ट होता, लेकिन यहाँ पे आपको नहीं करना पड़ा, बस इसी को स्मार्ट स्टडी कहते हैं, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो सारे के सारे हम उधर ले जाएंगे, तो क्या हो जाएगा 3A - 2A + 42D - 18D = 0। अब ये आप माइनस करेंगे तो प्लस माइनस अपोजिट साइन सब्ट्रैक्शन होगा, 3 और 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 आएगा, 1 लिखते नहीं है तो ये A हो जाएगा। इससे हम इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा
तो जब इसको माइनस करते हैं तो आएगा 24D। कितना आएगा? 24D इज इक्वल टू कितना? 0 आ गया। अब आप देखिए a, जैसे हमने आपको हमेशा, ये तो हम लोग को फिर याद हो जाता है। अगर हमसे कोई कहता है 9 टर्म तो a प्लस 8D, हमसे कहता है 11 टर्म a प्लस 10D, हमसे कोई कहता है कि 15 टर्म लिखिए तो a प्लस 14D। मतलब हम उसी टर्म को लिखते हैं उससे एक कम करके। देखिए 14 है मतलब ये कौन सा टर्म है? 15। 10 लिखा है मतलब ये कौन सा टर्म है? 11th। 8 लिखा है मतलब कौन सा टर्म है? 9th। उसी तरह देखिए एक बात बताइए, आपको शो करना है तो ये अगर 24 लिखा है इसका मतलब ये कौन सा टर्म है? 25th टर्म है। तो इस पूरे को ही हम क्या लिख सकते हैं? 25th टर्म। और जो आपसे बोला गया था शो दैट, तो हमने वो शो करके दिखा दिया। जैसा क्वेश्चन ने बोला हमने वैसा लिख के दिखा दिया। तो a प्लस, अगर आपको लगता है कि सर ये कहाँ से है, तो अगर इसको आप जनरलाइज फॉर्म में लिखना चाहते हो तो कोई दिक्कत नहीं, आप ऐसे भी कर सकते हैं। a प्लस 25 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू ये। फिर आप तो बोल सकते हैं ना n की वैल्यू 25 है तो आप क्या लिखेंगे? 25th टर्म। ठीक है, तो यहाँ थोड़ा दिख नहीं रहा होगा तो मैं ऊपर लिख देता हूँ। इस पार्ट को हम क्या लिखेंगे? 25th टर्म इक्वल टू कितना? 0 है, 0 लाना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन डिकोड करने के तरीके हैं। इसी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। और वो जो छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं ना कि AP के A दे दिया हुआ है 10 और D दे दिया गया है 5, सीरीज़ निकालिए, वो सब अब क्वेश्चन नहीं आते। इस टाइप के स्टैंडर्ड, जो आप अगर मैथ पढ़ते हैं, स्टैंडर्ड पेपर का तैयारी कर रहे हैं CBSE बोर्ड से, तो आपको ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे और आपको ऐसे ही पढ़ना है। याद रखिएगा, मैंने आपको अभी दिखाया है कि कैलकुलेशन जितनी ईजी हो और जितनी शॉर्ट हो उतना करना। शॉर्ट का ये मतलब नहीं कि आप ये गैप कर दें 1 2 3, ये नंबर नहीं, मतलब शॉर्ट मतलब ये 10 से 5 हो रहा है, 15 से 3 हो रहा है।